तो उपचुनाव में किसकी बहार है, इसके लिए बस थोड़ा सा इंतजार है। जी हां, 8 बजे से मतों की गिनती की शुरुआत हो जाएगी और सिर्फ 1 मिनट का वक्त शेष बचा है जब काउंटिंग शुरू हो जाएगी। और काउंटिंग शुरू होने के साथ रुझान सबसे पहले हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे और जैसे ही ये रुझान परिणाम में परिवर्तित होंगे, न्यूज 18 बिहार झारखंड आप तक उन परिणामों को लेकर भी पहुंचेगा। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं, गोपालगंज से हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जबकि पटना पर जहां पर काउंटिंग सेंटर बना हुआ हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, साथ ही साथ गेस्ट पैनलिस्ट लगातार हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। और हम आपको बता रहे हैं कि कैसे इस उपचुनाव के परिणाम जो होंगे वो दूरगामी असर छोड़ेंगे और इसी वजह से आज इसे लेकर बिहार की सियासत में गर्माहट महसूस की जा रही है। चाय की चुस्की के साथ ठंड को भगाने की कोशिश जरूर है, लेकिन जो जानकारी है वो ये कि जीत और हार को लेकर सभी की धड़कनें जरूर तेज और इंतजार सिर्फ परिणाम का है। सीधे रुक कर लेते न्यूज रूम का, हमारी सहयोगी सुभी हमारे साथ जुड़े हुए। सुभी, क्या बड़ी जानकारी इस वक्त? इस वक्त की बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दे कि अब 8 बज चुके हैं और 1 मिनट का वक्त जो आप शेष बता रही थी वो 1 मिनट का वक्त भी अब शेष नहीं रहा और वोटिंग और काउंटिंग जो है वो अब शुरू हो चुकी है, मतगणना शुरू हो चुकी है। 8 बज चुके हैं और पहला रुझान 9 बजे आएगा। आपको बता दें कि मोकामा और गोपालगंज दोनों सीटों की काउंटिंग अब शुरू हो चुकी है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात किए गए हैं और 9 बजे पहला रुझान जब आएगा तो पल की अपडेट न्यूज 18 बिहार झारखंड पर हम अपने दर्शकों को सबसे पहले दिखाएंगे, सबसे पहले बताएंगे कि आखिर रुझान किस ओर है, क्योंकि ये लड़ाई बेहद दिलचस्प है। एक तरफ दोनों ही बाहुबलियों की श्रेणी में आने वाली पत्नियां चुनावी मैदान में है और दूसरी ओर आरजेडी वर्सेस बीजेपी की ही लड़ाई एक बार फिर से गोपालगंज में देखने को मिलेगी। तो ये लड़ाई बेहद दिलचस्प है और जैसा कि आपने कहा कि काफी दूरगामी असर इसका देखने को मिलेगा। और फिलहाल ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दे कि 8 बज चुके हैं और अब काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। गोपालगंज में हम 14 टेबल की बात करें तो 14 टेबलों पर अब मतगणना शुरू हो चुकी है, काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। गोपालगंज में काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। विभा, बिल्कुल, तो काउंटिंग जो है उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है क्योंकि 8:01 का वक्त हो चुका है और अब इंतजार किया जाएगा कि जैसे ही रुझान जो है वो सामने आने शुरू हो जाए। और देखिए, आपको वो अंक तालिका नजर आ रही होगी जिसमें आपको 2020 का चुनाव नजर आ रहा होगा और उसके वोट प्रतिशत नजर आ रहे होंगे, उसके परिणाम नजर आ रहे होंगे। लेकिन 2022 में क्या हुआ है? 2022 में बिहार की जनता ने, मोकामा और गोपालगंज की जनता ने क्या फैसला तय किया है? उपचुनाव में किसकी जीत हो रही है? किस तरीके से इस नए गठबंधन की सरकार को बिहार की जनता स्वीकार करती है या स्वीकार करती है? बीजेपी के दावों में उसे कितनी सच्चाई नजर आती है? बीजेपी की कैंडिडेट का काम या फिर अब भी मोदी के नाम का ही भरोसा बीजेपी को है और इसी नाम पर, इसी नाम के आधार पर जनता के साथ उनका आशीर्वाद लेने और उससे जीत हासिल करने की उम्मीदें यहां पर बीजेपी लगाए बैठी है। और जश्न की तस्वीरें आपको हर तरफ नजर आएंगी। ये खास बात है कि जश्न को लेकर दोनों ही अपने अपनी तरफ से तैयारी करके बैठे हुए हैं कि भाई जीत हमें मिलने जा रही है, लेकिन उस जीत के लिए थोड़ा ही इंतजार और करना है क्योंकि आपको न्यूज 18 सबसे पहले रुझान और परिणाम दिखाने वाला है। और नए समीकरण की बात करें तो इस चुनाव ने कुछ नए समीकरणों को भी जन्म दिया है। हमारे साथ लगातार गेस्ट पैनलिस्ट भी जुड़े हुए हैं और देखिए, गोपालगंज और मोकामा, जरा पहले टीवी स्क्रीन को देख लीजिए और इसे समझिए कि जहां गोपालगंज आपको नजर आ रहा होगा, इस सीट पर इस उपचुनाव के जीत और हार को भी आप समझेंगे, अंकों को भी समझेंगे क्योंकि अभी ये रिक्त है, खाली है। लेकिन यहां जैसे जैसे रुझान आएंगे उसके बाद वहां पर आपको अंक नजर आने शुरू हो जाएंगे। आपको पता चलेगा कि अब जो गिनती शुरू हुई है उस गिनती के तरफ से इशारा क्या है, क्या अंक सामने आ रहे हैं, क्योंकि राजनीति जो है वो अंकों का ही खेल है। सारा कुछ इसी के इर्द गिर्द घूमता है और इसी समीकरण को राजनीतिक दलों की तरफ से साधा जाता है। हालांकि इसके पीछे भले विकास मुद्दों की बात, रोजगार की बात होती है, कानून व्यवस्था की बात होती है, लेकिन सच्चाई में क्या होती है वो
समीकरण तय किए जाते हैं जातियों के आधार पर। इस जाति से बाहर बिहार की सियासत निकलकर बाहर क्यों नहीं आ पा रही, यह भी एक बड़ा सवाल है। और जिस नए समीकरण की हम चर्चा कर रहे थे कि इस उपचुनाव ने, हालांकि 2 सीटों का यह उपचुनाव, लेकिन 2 सीटों ने बिहार की सियासत को गरमा दिया, लोगों को सोचने पर विवश कर दिया कि इन 2 सीटों के परिणाम से कितने दूर तक इसका असर नजर आएगा। और सूरजभान सिंह को अब चिराग पासवान में भरोसा नजर आता है, अच्छाई नजर आती है, तो यह भी एक नया समीकरण है जिसकी चर्चा भी हम लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार गेस्ट पैनलिस्ट भी जुड़े हुए हैं। जय यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विवेकानंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक मुकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ जेडीयू से जुड़ चुके हैं देव लव कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए। लव कुमार सिंह जी आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जुड़ने के लिए। और सबसे पहले मैं आपसे ही जान लूं, चूंकि जीत का दावा तो सभी कर रहे हैं, लेकिन जीत के दावे के पीछे का आधार मुझे बता पाएंगे? 2 ऐसे आधार जिसका कोई काट ना हो, ये इतना महत्वपूर्ण है कि जनता इसे तो जरूर स्वीकार करती है और इसी के आधार पर वोट भी करती है। बिनू जी, बिनू तो लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। और तब तक हम जिस चर्चा की बात कर रहे हैं और जिस समीकरण की बात करते हैं, जरा उसे भी टटोल लिया जाए, उसे भी समझ लिया जाए। मुकेश जी, चूंकि इसी उपचुनाव ने दूसरे समीकरणों को भी जन्म दिया है। सूरजभान सिंह को चिराग पासवान में अच्छाई नजर आने लगी, बाहुबल का चेहरा भले बदल जाए, बाहुबल को लेकर भले ये कहा जाए कि अब इसे दरकिनार कीजिए, अब इसे खत्म कीजिए, ये इस तरह की चीजें अब है नहीं, इसकी चर्चा नहीं होती है, लेकिन क्या सचमुच लगता है कि ग्राउंड पर ये बाहुबल काम नहीं करता है? अगर काम नहीं करता तो बाहुबली के बाद उनकी पत्नियां, फिर उनके बाद उनके बेटे, इसी के इर्द गिर्द सियासत क्यों घूम रही है? बिल्कुल, अभी जब आप बोल रही थी तो आपने 2 बात का बड़ा महत्वपूर्ण जिक्र किया कि सच जो हम लोग बोलते हैं विकास के आधार पे चुनाव होगा, या जनता जो है विकास के आधार पे वोट देती है, या जो हमारी परिस्थितियां बदलती हैं, इलाका बदलता है, लोगों के कार्य की इच्छा बदलती है, तो उससे चुनाव मतगणना प्रभावित होगी या आने वाले समय में वो महत्वपूर्ण कारक बनेगा। लेकिन राजनीतिक सच्चाई क्या है? तो ये राजनीतिक सच्चाई का जिक्र आपने किया था अभी जब आप चर्चा को बढ़ा रही थी। तो राजनीतिक सच्चाई में वो सारी चीज़ें जो पहले से थीं और अभी भी वो वर्तमान रूप में कहीं न कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, और जिसको राजनीतिक दल बिल्कुल। इस वक्त एक बड़ी जानकारी आ रही है विवेकानंद जी हमारे पास, लगातार जो गेस्ट पैनलिस्ट जुड़े हैं उनका भी रुख करूंगी। मुकेश जी, इस जवाब को भी मैं आगे कंटिन्यू करूंगी, लेकिन फिलहाल एक बड़ी जानकारी हमारी सही हुई सुबह का रुख कर लेती हूँ, न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुबह, क्या जानकारी इस वक्त? बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दी कि पटना और गोपालगंज में काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कई राउंड में ये मतगणना होगी और जल्द ही अब वो इंतजार खत्म होगा और 9 बजे पहला रुझान भी अपने दर्शकों को हम बताएंगे कि आखिर ये रुझान किस ओर है। पटना और गोपालगंज में काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, थोड़ी ही देर में अब से रुझान सामने आएगा और न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर अपने दर्शकों को हम सबसे पहले दिखाएंगे। और इस वक्त हमारे संवाददाता लगातार अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे रुख करते हैं संजय का। संजय, क्या कुछ जानकारी है, क्या अपडेट है अभी? जी विभा। तो बिल्कुल हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और चूंकि सबकी निगाहें, चाहे वो राजनीतिक दल हो या फिर बिहार की जनता हो, और सिर्फ मोकामा और गोपालगंज की जनता नहीं, पूरी बिहार की जनता की निगाहें इन 2 सीटों के परिणाम पर टिकी हुई हैं और सभी जानना चाहते हैं कि आखिर जनता ने क्या सोचा है। संजय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, चूंकि 8:08 का वक्त हो चुका है, किस तरह की तस्वीर और किस तरह की चहलकदमी, यहां गर्माहट आप महसूस कर पा रहे हैं? बिल्कुल विभा, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी और यहाँ पर पहली बार काउंटिंग हो रही है और देखिए किस तरह से यहाँ पर जो एग्जामिनेशन ब्लॉक है, ठीक इसके अंदर में काउंटिंग की प्रक्रिया जो है शुरू हो गई है और पोस्टल बैलेट पेपर जो है उसको निकाला गया है। और सबसे बड़ी बात सुरक्षा की कर ले तो सुरक्षा कैसी है, गेट पर जो तैनाती की गई है पुलिसकर्मियों की, उनको देखकर आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। एक और तस्वीर है
न्यूज 18 बिहार झारखंड पर लोगों को कितना यकीन है और क्यों हम बिहार में नंबर 1 है। देखिए काउंटिंग सेंटर है और यहाँ पर सबकी निगाहें न्यूज 18 बिहार झारखंड पर टिकी हुई हैं और पल पल की जानकारी के लिए लोग न्यूज 18 बिहार झारखंड से ही जुड़े हुए हैं। तो यह कोई पहला मौका नहीं है, इसके पहले भी जब भी या तो लोकतंत्र का महापर्व चुनाव हो या फिर काउंटिंग की प्रक्रिया हो, इसी तरीके से लोग न्यूज 18 बिहार झारखंड पर यकीन करते रहे हैं पल पल की जानकारी के लिए, सटीक जानकारी के लिए। और यहाँ पर जो न्यूज 18 बिहार झारखंड का जलवा एक बार फिर से आपको देखने को मिल रहा है। तो हम यहाँ की सुरक्षा की व्यवस्था के बारे में बता रहे थे और अंदर में काउंटिंग की प्रक्रिया जो है शुरू हो गई है। लगातार जो वरीय अधिकारी हैं वो भी आ रहे हैं और सुरक्षा की व्यवस्था के बीच काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू है। उम्मीद की जानी चाहिए कि 1 घंटे के पहले तकरीबन 40-45 मिनट के बाद रुझान आना शुरू हो जाएगा और 1 घंटे मैक्सिमम 1 घंटे में रुझान आ जाएगा। जो आरजेडी वर्कर हैं और जो बीजेपी वर्कर हैं वो भी मतगणना केंद्र के बाहर खड़े हैं और जो उनके एजेंट हैं काउंटिंग सेंटर के अंदर पहुंच चुके हैं। अब जैसे जैसे समय बीतेगा निश्चित तौर पर मोकामा, जहां पर एक दिलचस्प लड़ाई हुई है, राजनीतिक लड़ाई और सत्ता परिवर्तन के बाद जैसे कि लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये हॉट सीट बना हुआ था और सबकी निगाहें मोकामा विधानसभा क्षेत्र के चुनाव परिणाम पर है। और आज काफी महत्वपूर्ण दिन बिहार की राजनीति के लिए भी, क्योंकि ये जो चुनाव परिणाम होगा ये कई मायनों में बिहार की राजनीति की दशा और दिशा तय करेगा। जी विवाह। बिल्कुल, तो बिहार की राजनीति की दशा और दिशा तय करने में ये 2 सीटें ही लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इस बात को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जनता क्या सोच रही है, किस तरीके से स्वीकार्यता है। और सीधे हम रुक कर लेते हैं अपनी सहयोगी सुभी का। सुभी, क्या जानकारी इस वक्त? और सुभी के पास जाए उससे पहले सहयोगी अमित का रुख कर लेते हैं। अमित हमारे साथ गोपालगंज से लगातार जुड़े हुए हैं और गोपालगंज सीट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, बीजेपी की परंपरागत सीट ये कही जाती रही है, लेकिन आज इस सीट पर किसकी जीत किसकी हार होने वाली है, यहां पर किस तरह की गर्माहट आप देख रहे हैं अमित? क्योंकि ठंड का मौसम है लेकिन गर्माहट अभी भी महसूस की जा रही है। देखिए बिल्कुल विवाह, यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए मतगणना केंद्र है और इसी में जो है काउंटिंग शुरू हो चुकी है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो है वो काउंटिंग शुरू हुई है। दूसरी तरफ देख सकते हैं कि पूरे मतगणना केंद्र पे जो है ड्रोन के जरिए जो है नजर भी रखा जा रहा है। ड्रोन के सहारे जो है वो मतगणना केंद्र पे नजर रखा जा रहा है और कह सकते हैं कि पूरे तौर पे जो सुरक्षा व्यवस्था, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है उसके साथ जो है वो काउंटिंग शुरू हुई है। काउंटिंग की तस्वीर भी दिखा देते हैं। यहाँ पे बड़ा सा स्क्रीन लगाया गया है, तो देखिए ये स्क्रीन पे रुझान और कह सकते हैं कि आने शुरू होंगे। थोड़ी देर में हलचलें तेज हो जाएगी। जो एजेंट अभी शांत बैठे हैं वो थोड़ी देर में कहीं ना कहीं उनकी उत्साह जो है वो सामने नजर आएगी। और ब्रजगिर का ताला खोल दिया गया था, डीएम की मौजूदगी में तमाम पार्टी की जो एजेंट थे उनकी मौजूदगी में ताला खोला गया था। और अभी आप देख सकते हैं कि ये 14 टेबल है, 1 2 3 4 करके ये 14 टेबल का खाका यहाँ पे तैयार है और सभी में रुझान जैसे जैसे आएंगे वो उसमें यहाँ पे भरे जाएंगे। जो ब्लॉकेज यहाँ पे खाली नजर आ रहे हैं उसमें वो भर जाने लगेंगे कि किसे कितनी सीट आ रही है, कौन जो है वो जीत के और आगे बढ़ रहा है और कौन जो है वो हार के और पिछड़ रहा है। तो ये तस्वीरें भी थोड़ी देर में शुरू होगी। देख सकते हैं यहाँ पे बिहार विधानसभा उपचुनाव 2021 गोपालगंज 101 विधानसभा है यहाँ पे और इसको लेकर के तमाम तरह की तैयारी जो है वो जिलाधिकारी की तरफ से तैयारी आपके आसपास जो तस्वीरें आपके जरिए हम अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं, ये बदलाव नजर आता है। चुनाव की जितनी भी तस्वीरें सामने आती हैं या फिर वो मतदान की हो या फिर मतगणना की हो, बेहतर इंतजाम, सुरक्षा चाक चौबंद, लोगों के अंदर उत्साह। इस वक्त जो कार्यकर्ताओं की मौजूदगी आपको नजर आ रही है, जरा उनसे उनके मन को टटोलने की कोशिश कीजिए। किस तरीके से आज के इस परिणाम को लेकर चर्चा का बाजार जो है वो गर्म नजर आता है आसपास? देखिए बिल्कुल यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थक भी मौजूद हैं। यहाँ पे तमाम लोग जो हैं अंदर गए हैं और यहाँ पर पदाधिकारी जो हैं वो प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो बैठे हुए हैं और कह सकते हैं कि कहीं न कहीं जो एजेंट हैं पार्टियों के वो उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जिस वक्त का इंतजार तेजस्वी हो या डॉक्टर संजय जायसवाल हो। चूंकि दोनों के बीच जो है बीजेपी और आरजेडी के बीच सीधी टक्कर है, प्रतिस्पर्धा जो है वो काफ़ी तेज बनी हुई है। और इस चुनाव प्रचार के दौरान भी तमाम, वैसे तो जो राजनीतिक दल थे AIM की बात कर लें, बसपा की बात कर लें, तो सभी तरफ से पूरी ताकत झोंकी गई थी। लेकिन जो सीधी टक्कर, सीधी लड़ाई जो है वो आरजेडी और बीजेपी के बीच ही हुई है। यहाँ पे
कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तस्वीर बिल्कुल साफ नहीं हो पाई है। जो वोटर्स जो थे वो बड़े ही सहज तरीके से उन्होंने अपने वोट को कास्ट कर लिया था। अमूमन जो राजनीतिक विशेषज्ञ होते हैं वो भांप लेते हैं वोटरों के मिजाज को, लेकिन इस बार गोपालगंज की जो तपिश है, जो राजनीतिक समीकरण बदला है बिहार में, उसके बावजूद उसे भांप पाने में कहीं न कहीं जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो भी चूक रहे हैं। और यही वजह है कि पूरे तौर पर तस्वीर साफ नहीं हो पा रही कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसके सर जीत का सेहरा बनेगा और कौन हार को स्वीकार करके अपने घर वापस लौट जाएगा। अब इंतजार है परिणाम का। काउंटिंग शुरू हुई है, थोड़ी देर में रुझान आने शुरू होंगे, रुझान के साथ साथ तस्वीरें साफ होनी शुरू हो जाएगी और सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी जो है वो निश्चित तौर पे न्यूज़ 18 देता रहा है। चाहे ये 2020 का चुनाव हो, 19 का लोकसभा का चुनाव हो, तमाम जो चुनाव होते हैं उसमें न्यूज़ 18 का जो कह सकते हैं कि सटीक जानकारी देने का जो सिलसिला रहा है वो आज भी बरकरार रहेगा। ये हम पूरे भरोसे के साथ दर्शकों को कर रहे हैं कि जैसे रुझान आएगा सबसे पहले हम बताएंगे, परिणाम भी बताएंगे और साथ ही साथ ये जो तस्वीर साफ होगी कि अगला विधायक विधानसभा जो गोपालगंज है उसका कौन निर्वाचित होता है, इसे भी हम दिखाएंगे। और अभी जो तस्वीर है वो मतगणना को लेकर के जो सुरक्षा व्यवस्था थी उसको लेकर के जो तस्वीरें थी वो हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। थोड़ी देर में जिलाधिकारी भी बाहर आएंगे मतगणना केंद्र से, क्योंकि उन्होंने अपनी मौजूदगी में ताला खुलवाया, ब्रजगिरी का ताला खुला और उसके साथ ही अब काउंटिंग की शुरू हुई है। तो ऐसे में थोड़ी देर में वो जिलाधिकारी जो हैं वो बाहर आएंगे, उनसे हम बात भी करने की कोशिश करेंगे विभा, और बताएंगे कि क्या किस तरीके से काउंटिंग 14 टेबल पर चुकी हो रही है। तो वो परिणाम कब से आने शुरू हो जाएंगे, कब से जो रुझान है वो आने शुरू हो जाएंगे और परिणाम के बाद जो है सर्टिफिकेट वो जो जीत करके बाहर आएगा उसे जिलाधिकारी अपने हाथों देंगे। तो इसकी पूरी तैयारी जो है वो कर ली गई है। तो थोड़ा इंतजार करना होगा दर्शकों को। हम अपने कैमरे के नज़र से कैमरा पर्सन मनीष नेजार लगातार तस्वीरों को पल पल दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे और आप जो हैं वो खबर बताएंगे। हम जो है वो निश्चित तौर पे यहाँ से बिल्कुल अमित लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप और संजय, और यही वो सेंटर है जहां से रुझान और परिणाम आने वाले, और इसीलिए एक भी अपडेट दर्शकों तक नहीं छूटेगी। सबसे पहले सबसे सटीक और विश्वसनीय जानकारी में अपने दर्शकों तक पहुंचाने वाले हैं। लगातार हमारे साथ गेस्ट पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं और एक बार फिर से उनका परिचय मैं करा दूं। लव कुमार सिंह, नेता जेडीयू हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ हमारे साथ जय यादव जी जुड़ी हुई हैं, विवेकानंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक मुकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले लव कुमार सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, महागठबंधन की जीत के लिए भले नीतीश कुमार फील्ड में ना पहुंचे हों, लेकिन ललन सिंह ने अपनी पूरी ताकत झोंक की, यानी जेडीयू ने अपनी ताकत लगाई। जीत को लेकर कितना आश्वस्त, कितना विश्वास? देखिए, सबसे बड़ी बात है जेडीयू एक लोकतांत्रिक पार्टी है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दोनों जगह पे अपनी पूरी ताकत के साथ और पूरे दमखम के साथ प्रदर्शन किया है और हमें जीत में जरा सा भी कोई रंच मात्र भी संदेह नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जी का काम इस तरह का है कि बिहार में नीतीश कुमार के नाम पर एक अलग तरह का माहौल बना है। और नीतीश कुमार ने जो काम किया है, महिलाओं के लिए काम किया है, छात्र छात्राओं के लिए काम किया है, गरीबों के लिए काम किया, अति पिछड़ों के लिए काम किया, महादलित के लिए क्या किया है, सबको साथ लेकर चलने का समता मूलक समरस समाज की जो स्थापना नीतीश कुमार ने की है उस पर जनता ने मुहर लगाया है और जनता के मुहर को सर माथों पर लिया जाता है। जनतंत्र में जनता मालिक है और जनता मालिक ने अपना फैसला सुना लिया है। हमें पूरी तरह से विश्वास है, पूरा उम्मीद है कि हम चुनाव दोनों जगह पर हम चुनाव में जीतेंगे और हमारा गठबंधन चुनाव जीतेगा। लेकिन आपके ऊपर एक बड़ा आरोप, और बार बार जब भी चुनाव प्रचार की बात आती रही, जब तक लोगों ने अपने मतदान नहीं किए तब तक आपके ऊपर बड़ा आरोप ये लगता रहा कि जेडीयू इस बात से ही डरी हुई है, इसीलिए नीतीश कुमार प्रचार में नहीं गए, या बहुत ताकत नहीं झोंकी गई, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया, क्योंकि अगर ये दोनों सीटें आरजेडी निकाल लेती है, अगर ये दोनों सीटें आरजेडी के पास चली जाती हैं तो आरजेडी महागठबंधन के तौर पर आप जीत को भले सेलिब्रेट कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये ताकत तेजस्वी यादव की बढ़ेगी, तेजस्वी यादव की स्वीकार्यता बढ़ेगी, जनता के बीच उनकी पैठ बढ़ेगी, क्योंकि कैंडिडेट तो आरजेडी के हैं दोनों ही जगहों पर। देखिए, जो महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में दोनों जगह पे चुनाव लड़ा जा रहा है और उसके मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, तो इसमें कहीं किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति के कद को बढ़ने घटने की बात नहीं है। कद ऐसे ही बहुत बड़ा है और
आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और हमारी दोनों सीटें जीतेगी। हम गठबंधन के पार्ट है और हम लोग गठबंधन धर्म का अक्षरशः पालन करते हैं। आपने देखा होगा शुरू से ही हमने कभी, मैं जहां भी रहा हूं पूरी तरह से ईमानदारी के साथ माननीय नीतीश कुमार जी ने काम किया है और काम के आधार पर जनता से वोट मांगा है। हम जुमले वाली पार्टी नहीं है, हम विभाजनकारी पार्टी नहीं है, हम हिंदू मुस्लिम करके वोट नहीं मांगते हैं। हम अपने विकास के एजेंडे पर काम करते हुए वोट मांगते हैं। और मैं गया हूं मोकामा में, कहीं कोई लड़ाई ही नहीं है। मैंने देखा है जनता का जिस तरह से विश्वास प्राप्त है नीलम देवी को, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी मार्जिन के साथ नीलम देवी की जीत होगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लव कुमार जी, क्या आप अपने इस बयान पर तब भी कायम रहेंगे? अगर एक भी सीट जो अगर आप लूज कर जाते हैं तब भी आप ये मानेंगे कि चलिए जहां हार मिली या जहां पर हम नहीं जीत पाए, हालांकि स्पेक्यूलेशन है और राजनीति में स्पेक्यूलेशन चलते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी रुझान और परिणाम का ही वेट कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्या इतनी सहजता से आप इसे स्वीकार कर पाएंगे कि जहां पर हार मिली वहां पर ये हिंदू मुस्लिम जो कार्ड आप जिसका आरोप लगा रहे हैं वो शायद चल गया, या फिर वहां की जनता ने उसे ही यथार्थ माना है, उसे ही सच माना है? तो हमें भी एक बार फिर से उस कैलकुलेशन को समझना होगा। देखिए, इसमें कहीं कोई रंच मात्र भर भी संदेह नहीं है। हम दोनों की दोनों सीटों पर बहुत अच्छे स्थिति में है और बहुत अच्छी तरह से जीत हासिल करेंगे। और रही बात जनतंत्र में, मैंने फिर कहा है, पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूं, जनतंत्र में जनता मालिक है और जनता के हर एक निर्णय को और जनता और कैंडिडेट दोनों के मालिक ऊपर वाले हैं, भगवान है। और देखिए, इसीलिए चाहे वो कैंडिडेट अपनी अपनी जीत को लेकर, अपने नाम को लेकर, अपने काम को लेकर जितने आश्वस्त हों, आज भगवान के दरबार में आरती पूजन जरूर किया जा रहा है कि आशीष जीत का उन्हें मिल जाए। और इसलिए वो तस्वीरें भी लगातार मैं चाहूंगी अपने पैनलिस्ट से, साथ ही साथ जो हमारे पैनल पर बैठे सहयोगी हैं, कि जरा एक बार वो तस्वीर दिखाएं कैसे, चूंकि दोनों ही जगहों पर महिला कैंडिडेट भी हैं और महिला कैंडिडेट जो हैं वो ज्यादा आस्था रखती हैं भगवान पर। उन्हें पता है कि अगर उनका आशीर्वाद मिला है तो फिर जीत और विजयश्री उनके साथ होगी। और देखिए, यहाँ पर तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कैसे सोनम देवी जो हैं वो पूजा अर्चना करती हुई नजर आ रही हैं। और आज तो बहुत महत्वपूर्ण दिन है। राजनीति में जीत से बहुत कुछ सदता है, राजनीति में जीत से बहुत कुछ समझा जाता है, बहुत कुछ बनाया जाता है, और हार से बहुत कुछ सोचने की जरूरत होती है। हालांकि बदलता क्या है इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, बनता क्या है, किसके पाले में जीत जाती है, इसीलिए इन तस्वीरों के मायने हैं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कैसे पूजा अर्चना की जा रही है, चंदन कुमकुम और भगवान के दरबार में हाजिरी लगती हुई, आशीष लिया जाता हुआ, आशीर्वाद लिया जाता हुआ। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे पूजा अर्चना की जा रही है, आरती की जा रही है। तो इन तस्वीरों को देखकर बहुत कुछ समझा जा सकता है। विश्वास एक तरफ और जीत का आशीर्वाद, जो उम्मीद, जो ताकत भगवान से मिलती है, वही लेने की कोशिश इस वक्त कैंडिडेट जो हैं वो हमारे करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर अपने आप में बहुत खास है, बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए, एक बड़ी जानकारी भी हम अपने दर्शकों को देते चले। बैलेट मतों की गिनती में बीजेपी प्रत्याशी कुसुम इस देवी जो हैं, ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और ये अपडेशन जो इस वक्त सामने आता हुआ, 8:22 का वक्त हो चुका है। आरजेडी प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता इस वक्त गोपालगंज में आगे चल रहे हैं। बैलेट की काउंटिंग हो रही है। मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दूं, पोस्टल बैलेट की गिनती में आरजेडी प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता आगे इस वक्त चल रहे हैं। ये बड़ी जानकारी। बैलेट मतों की गिनती में बीजेपी प्रत्याशी कुसुम इस वक्त पीछे चल रही है। तो ये जानकारी भी है। और सीधे हम रुक कर लेते हैं अपनी सहयोगी सुभी का। सुभी, क्या बड़ी जानकारी इस वक्त आपके पास? सबसे पहले ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दी कि गोपालगंज में इस वक्त आरजेडी की तरफ जो रुझान है वो देखने को मिल रहा है। बैलेट वोटों की गिनती में ये रुझान आरजेडी की तरफ ही देखने को मिल रहा है, यानी कि मोहन प्रसाद गुप्ता की बात करें तो बैलेट वोटों की गिनती में ये रुझान उनकी तरफ है। और पल पल का अपडेट न्यूज 18 बिहार झारखंड पर हम अपने दर्शकों को देंगे। 8:22 का वक्त हो चुका है और 8 बजे से ये काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बैलेट वोटों की गिनती में सबसे पहले ये रुझान आरजेडी के उम्मीदवार यानी कि मोहन प्रसाद गुप्ता की तरफ देखने को मिला है। उनकी तरफ ही ये बढ़त देखने को मिल रही है। अब धीरे धीरे वक्त जैसे जैसे बीतता जाएगा
रुझान भी और तरीके के सामने आते रहेंगे। लेकिन इन सब के बीच 8:22 के वक्त में इस वक्त बैलेट वोटों की गिनती में ये रुझान आरजेडी की तरफ देखने को मिल रहा है, यानी कि मोहन प्रसाद गुप्ता की तरफ। आपको बता दें, अपने दर्शकों को बता दें कि ये जो सीट है वो सुभाष सिंह के निधन से खाली हुई थी, जिसके बाद से ये उपचुनाव 2 सीटों पर इस वक्त विधानसभा में देखने को मिले। विधानसभा उपचुनाव में ये 2 सीटें जब खाली हुई तो उस पर चुनाव हुए और सुभाष सिंह के निधन से खाली हुई गोपालगंज की सीट पर दोनों प्रत्याशी इस वक्त मौजूद है। कुसुम देवी की बात करें, मोहन प्रसाद गुप्ता की बात करें, ये रुझान इस वक्त मोहन प्रसाद गुप्ता की ओर देखने को मिल रहा है। विभा। बिल्कुल सुबी, तो बड़ी जानकारी हमारी सहयोगी सुबी दे रही है कि देखिए इस वक्त पहला रुझान सबसे पहले न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आपको दिखाता हुआ, जहां पर रुझान के तौर पर गोपालगंज में बैलेट की जो काउंटिंग शुरू हुई है इसमें आरजेडी प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता इस वक्त आगे चल रहे हैं। गोपालगंज उपचुनाव की ये सबसे पहली सबसे अपडेटेड जानकारी न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आपको पहुंचा रहा है, जहां पर मोहन प्रसाद गुप्ता इस वक्त रुझानों में बैलेट की गिनती के साथ इस वक्त आगे चल रहे हैं। हमारे सहयोगी मौजूद है हमारे साथ अमित। अमित, क्या जानकारी इस वक्त बड़ी? अरे हटाओ। देखिए, अभी जो सबसे बड़ी जानकारी हम दर्शकों को दे रहे हैं उसके मुताबिक 2 राउंड की जो काउंटिंग है वो पूरी हो गई है। बैलेट पेपर भी जो है उसकी गिनती पूरी हो चुकी है और जिलाधिकारी जो हैं वो बाहर आए हैं अभी मतगणना केंद्र से, तो उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो मोहन प्रसाद गुप्ता हैं, आरजेडी के प्रत्याशी हैं, वो बैलेट पेपर जो काउंटिंग थी उसमें वो आगे निकल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो दावा किया जा रहा था आरजेडी से, वो आंशिक रूप से वो दावे जो है वो हकीकत के रूप में तब्दील होने शुरू हुए हैं। तो देखिए, यहाँ पे जिलाधिकारी हैं और जिलाधिकारी से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। डीएम साहब, ये मतगणना के काम शुरू हो गया है, शांतिपूर्ण तरीके से या निष्पक्ष तरीके से चल रहा है? अब बिल्कुल यहाँ ऑब्जर्वर साहब भी उपस्थित हैं और शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना का कार्य हम लोग का चल रहा है। दूसरा राउंड हम लोगों का चल रहा है अभी और हम लोग बहुत जल्दी तीसरे राउंड की काउंटिंग करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो परिणाम आएंगे उसके बाद शांति व्यवस्था बनी रहे, इसकी भी तैयारी आपने पूरी कर ली है गोपालगंज जिले में। चूंकि वोटिंग के बाद जिस तरह से विवाद सामने आए थे वो तस्वीर नहीं दोहराएगी, ये आश्वस्त करते हैं न्यूज़ 18 के माध्यम से आप? अब पहले तो मैं खंडन करूंगा कि वोटिंग के बाद ऐसा कोई विवाद नहीं था जो हम लोगों के संज्ञान में आया हो या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने या किसी कैंडिडेट ने कहा हो। दूसरी बात, हम लोगों ने विधि व्यवस्था की पूरी तैयारियां कर ली है और आज भी हम लोगों ने 3 ड्रोन विभिन्न जगहों पर रखा है कि आवश्यकता होगी तो उसको हम लोग ड्रोन को फ्लाई करा करके भी जो उत्पाती तत्व होंगे उन पर कार्रवाई करेंगे। ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जा रही है नवल जी? आप बिल्कुल ड्रोन के जरिए हम लोग नजर। चलिए, तो ये जिलाधिकारी हैं, सीधे तौर पे ये बता रहे थे कि मतगणना का काम जो है वो शुरू हो चुका है, 2 राउंड की काउंटिंग जो है वो पूरी हुई है और अब जाकर के जो है जैसे जैसे काउंटिंग होती रहेगी, रुझान आते रहेंगे और वो हम दर्शकों को निश्चित तौर पे जो विवाह है वो हम बताते रहेंगे। और कहा यह जा रहा है कि दोपहर होते होते परिणाम भी जो है, तस्वीर भी जो है वो बिल्कुल साफ हो जाएगी और ये साफ हो जाएगा कि कौन है अगला विधायक बिहार विधानसभा जाने वाला, सदन में पहुंचने वाला गोपालगंज से, वो भी तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। तो निश्चित तौर पे कहीं कहीं जो तैयारी थी, मतों की गिनती हो चुकी है और इस 2 राउंड में आरजेडी कैंडिडेट मोहन प्रसाद गुप्ता इस वक्त लीड करते हुए आगे चल रहे हैं। हालांकि अपने दर्शकों को एक बार फिर से जानकारी दे दें, शुरुआती तौर पर बैलेट की गिनती की शुरुआत होती है और इसी गिनती में इस वक्त 2 राउंड की गिनती जब पूरी हो चुकी है, मोहन प्रसाद गुप्ता इस वक्त आगे चल रहे हैं और मोहन प्रसाद गुप्ता आगे चल रहे हैं और हमारे टीवी स्क्रीन पर दोनों ही तरफ आपको वो टैली नजर आ रही होगी। जरा एक बार टैली पर नजर डाल लीजिए। गोपालगंज 2022 उपचुनाव के क्या इस वक्त रुझान सामने आ रहे हैं? तो रुझानों में अब गोपालगंज की तरफ देखिए, आपको अपडेटेड जानकारी मिल रही होगी। बीजेपी कैंडिडेट पीछे चल रही हैं, आरजेडी कैंडिडेट मोहन प्रसाद गुप्ता इस वक्त आगे चल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मोकामा में अभी कोई रुझान सामने नहीं आया है, इसीलिए यहां पर आपको ये ब्लैंक यानी खाली रिक्त स्थान नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही रुझान आएंगे वो सबसे पहले आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के जरिए देख सकते हैं और हमारे साथ लगातार गेस्ट पैनलिस्ट भी जुड़े हुए हैं। विवेकानंद पासवान जी, क्या जो रुझान इस वक्त 2 राउंड की गिनती के बाद सामने है, इस वक्त ये परेशान कर रहा है आपको? इस राउंड की गिनती गोपालगंज में होना है, ये तो बैलेट पोस्टल बैलेट का है। ये देखिए ना, आगे मैं गोपालगंज निश्चित तौर पर जीतूंगा। ये बैलेट पोस्टल बैलेट है, इससे आप क्या रिजल्ट का आकलन कीजिएगा? आने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए। मैं अभी गोपालगंज चुनाव मेरा परंपरागत सीट है, मैं जीतूंगा।
विवेकानंद जी, चलिए ये भरोसा, ये विश्वास होना चाहिए, और हम भी नहीं करें कि ये परिणाम है। रुझान इसीलिए कहा जा रहा है कि ये रुझान है, लेकिन जिस तरफ रुझान बढ़ता है, क्योंकि जीत और हार सब कुछ रुझानों के साथ ही आगे आगे बढ़ने शुरू होते हैं, तो क्या इस रुझान को देखकर मैं आपसे जानना चाह रही हूं, ये आपको परेशान कर रहा है या आपको लग रहा है कि नहीं, चलिए ये रुझान भले अभी ऐसे हों, लेकिन इस बैलेट में भी आगे जैसे जैसे 2-3 राउंड की काउंटिंग पूरी होती नजर आएगी, फिर आप स्ट्रांग होंगे? बिल्कुल मुझे परेशानी नहीं है मैडम, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। विभा जी, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। जो गोपालगंज सीट मैं जीतूंगा, ये मेरा सुभाष सिंह जी 4 बार जीत चुके हैं, इनकी पत्नी भी इस बार जीतेगी। गोपालगंज के जनता एग्रेसिव होकर वोट सहानुभूति के साथ इनको दिया है और ये जीतेंगे हम। सहानुभूति के वोट पर आपको भरोसा है? जी नहीं मैडम, इनके साथ ये सुभाष सिंह जी 4 बार वहां का रहे हैं, मंत्री और विधायक के रूप में सेवा की है, उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। वो प्रत्येक मैन टू मैन लोग से जुड़े हुए हैं, उनके दुख समस्या से जुड़े हुए हैं, सुख दुख में रहे हैं साथ। विवेकानंद जी, बीजेपी हमेशा से कहती रही है कि परिवारवाद नहीं स्वीकार किया जाएगा, परिवारवाद की परिपाटी बंद होनी चाहिए, तो फिर सुभाष सिंह का अच्छा काम था, सुभाष सिंह के निधन के बाद ये रिक्त हुआ अगर स्थान, तो फिर उनकी पत्नी क्यों? आपने भी तो उसी परिवारवाद को आगे बढ़ा दिया। जी नहीं, देखिए वो परिवार जो है सेवक के रूप में रहा है, सुभाष सिंह का परिवार सेवक के रूप में रहा है, उनकी मैडम को दिया गया है, वो जीतेगी, यही तो जनता समझ नहीं पाती है कि ये जो परिभाषित करते हैं आप लोग परिवारवाद की परिभाषा को, ये इसका डिफिनेशन कैसे बदल जाता है। मैं देखिए मेरा पार्टी ये नहीं है, चलिए जान लेते हैं कितना बड़ा भी हो जाए। 1 मिनट विभा जी, 1 मिनट, परिवारवाद का मैं बता रहा हूँ। आरजेडी में जितना भी प्रभावी लीडर हो जाए, नेता बनेगा तेजस्वी यादव को मानेगा, चाहे सिद्दीकी जी कहीं चल जाए, जगदानंद जी कहीं चल जाए, या कितना भी प्रभावी हो जाए, वो जो भी हो वो नेता तेजस्वी ही बनेंगे। इसको कहते हैं हम परिवारवाद। मेरे यहाँ एक पंचायत अध्यक्ष भी बीजेपी के शीर्ष पद पर जा सकते हैं, इसीलिए मैं परिवारवाद का हम लोग पोषक नहीं है। चलिए अजय यादव जी से जान लेती हूँ। बिल्कुल विवेकानंद जी, अजय यादव जी से जान। अजय जी, अभी तो पहले आपकी प्रतिक्रिया में इस बात पर कि जो रुझान आ रहे हैं मोहन प्रसाद गुप्ता को लेकर, अब ये फील गुड हो रहा है? देखिए, रुझान हम लोग के लिए आश्चर्यजनक बात नहीं है। मुझे मालूम था कि फर्स्ट राउंड से ही रुझान महागठबंधन की ओर दोनों जगह पे होने वाला है, क्योंकि महागठबंधन ही इस सीट को जीत रही है। जो वहाँ जनता है, सिर्फ गोपालगंज और मोकामा की ही जनता नहीं, पूरे बिहार की जनता इतने सालों से बीजेपी को देख रही है। इनकी जुमलेबाजी सामने आ गई है, इनके झूठे वादे सामने आ गए हैं, नौकरी के वादे करके पलट जाते हैं, बैंक में खाते में बोलते हैं पैसे देंगे, पलट जाते हैं। तो जिस तरह से ये लोग हिंदू मुसलमान की राजनीति, मंदिर मस्जिद की राजनीति, टीका टिक्की की राजनीति करते हैं, लगता है कि राजनीति का मुद्दा ही सिर्फ यही सब है। विकास तो लगता है इनके विकास की बातें करना लगता है इनके डिक्शनरी में ही नहीं है। डिक्शनरी में सिर्फ जातिवाद, रिलीजन, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, यही सब फैक्टर भी रहता है क्या? और अभी फिर से दोहराएं विभा जी, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी होता है लोगों के ज़हन में जब वो वोट करने के लिए पहुंचते हैं पोलिंग बूथों पर? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी हो नहीं हो, इस बार लोग दोनों जगह तेजस्वी जी को ही देख रहे हैं। किस तरह से इन चंद महीनों में तेजस्वी जी का विकास के जो वादे किए वो वादे वो पूरे कर रहे हैं, और लगातार वो आप देखेंगे वो काम ही कर रहे हैं। तो लोग को तो काम चाहिए, लोग को तो विकास चाहिए, और रुझान भी उसी तरफ आ रहे हैं। और अभी तो शुरुआत है, आप देखिए मार्जिन कैसा बढ़ता जाएगा। बीजेपी जुमलाबाजी, अगर इनका तो कमल ही सूख गया, कीचड़ जब सूख गया तो कमल कहां से खिलेगा। लालटेन की लौ इसकी तेज, इसकी ताप इतनी तेज है कि भले ही बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी रहा हो, लेकिन इसका जो कमल जो खिलता है, कमल सूखा, कीचड़ सूखा, अब बीजेपी खत्म हो गई। अभी ये शुरुआत है। अब पहली बार अभी इस बार तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी इस उपचुनाव में भी साथ आए हैं, और देखिए कई पार्टी है, भले ही ये कुछ लोग खड़े किए थे वोट काटने के लिए महागठबंधन के, लेकिन उसमें भी ये लोग सफल नहीं होने वाले हैं। लगातार मार्जिन बढ़ता जाएगा। बीजेपी का चेहरा सामने आ गया है, झूठा फरेबी जुमले ब्रजबाजी के तौर पे नीतीश तेजस्वी जीतेंगे। मुकेश जी, क्या सचमुच इन रुझानों से बहुत ज्यादा संकेत नहीं समझे जा सकते, या रुझानों को बहुत ज्यादा
उस रूप में नहीं देखा जा सकता है जिसमें विवेकानंद जी से फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि भाई अभी तो 2 राउंड की ही गिनती हुई है, बैलेट की गिनती हुई है, इससे कुछ समझ लें, इससे कुछ संकेत मिल रहा हो, ऐसा नहीं है। प्रारंभिक जो मतगणना होती है वो कहीं ना कहीं इस बात को इंगित करती है कि आने वाली जो पूरा का पूरा जो हमारा मतगणना है, हमारा रिजल्ट है वो कहाँ किस तरफ जाएगा। लेकिन चूंकि शुरुआती दौर है, चूंकि 24 राउंड है गोपालगंज में, तो हमें 13 से 16 राउंड के बीच में जो स्थिति तब तक स्पष्ट हो जाएगी और बिल्कुल हम इस बात का जिक्र कर सकते हैं कि किस पार्टी को बहुमत वहां मिलेगा या कि कौन पार्टी वहां से जीतेगी। बिल्कुल, लेकिन मुकेश जी आपको नहीं लगता है कि चूंकि यहाँ पर पहले से बीजेपी के कैंडिडेट लगातार जीतते आ रहे थे, 4 टर्म उन्होंने यहाँ पे पूरा किया और अब उनकी पत्नी चुनावी मैदान में इस वक्त नजर आई, तो ये रुझान भी अगर इतना विश्वास, इतना काम, इतना जनता के बीच अगर इनकी पकड़ इतनी मजबूत, तो ये रुझान भी सबसे पहले इनके तरफ ही होने चाहिए थे। ये और इनको पुख्ता करता इस बात में कि भाई देखिए कैंडिडेट मेरा इतना स्ट्रांग है, और इसी वजह से सिर्फ सहानुभूति की बात नहीं है, उसका काम बोलता है। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए था, लेकिन वहाँ 2-3 जो फैक्टर है, जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है, उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। गोपालगंज लालू प्रसाद जी की अपनी कंस्टिट्यूएंसी है, मतलब वहाँ के रहने वाले हैं, उनका परिवार वहाँ से है, तो इस बात को हम लोग राजनीतिक रूप से अस्वीकार नहीं कर सकते हैं कि अगर इसके पहले सुभाष जी जीते रहे तो वो एक महत्वपूर्ण घटना थी। लालू प्रसाद जी के खेमे में, उनके घर से वो भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही थी, और इस बार चूंकि तेजस्वी यादव जी को वो सीट मिली है, आरजेडी को सीट मिली है, तेजस्वी जी ने उसका नेतृत्व किया है, तो यह एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर उस इलाके के लिए माना जाएगा, उस वहाँ के मतदाताओं के लिए माना जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी की ये बड़ी कठिन परीक्षा की घड़ी होगी नॉर्थ बिहार में, उत्तर बिहार में, क्योंकि हम लोग जो दोनों सीटें हैं, चूंकि केवल 2 सीटों पे उपचुनाव हो रहा है विभाजी, लेकिन दोनों सीटें जो हैं वो बिहार के 2 अलग अलग जगहों से हो रही हैं। एक नॉर्थ बिहार का हिस्सा है और दूसरा सेंट्रल बिहार का हिस्सा है। तो यह जो नॉर्थ बिहार का हिस्सा है, यहाँ पे लालू प्रसाद जी की कर्म भूमि है, जन्मभूमि है, तो इससे जो परिणाम है वो देखने बहुत महत्वपूर्ण इसका प्रभाव पड़ेगा। और जो सेंट्रल बिहार का हिस्सा है, उदाहरण के रूप मोकामा जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, वो नीतीश कुमार जी की कर्मभूमि और जन्मभूमि रही है, तो वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। और भारतीय जनता पार्टी के लिए दोनों स्थानों पे, चूंकि भारतीय जनता पार्टी 2 दशक के बाद में मोकामा से चुनाव लड़ रही है और उसकी ये सीट रही है गोपालगंज, वहां से स्वर्गीय सुभाष जी वहां से 4 बार चुनाव जीते थे, तो अगर उसकी पुनरावृत्ति भारतीय जनता पार्टी को नहीं होती है तो यह महत्वपूर्ण रूप से एक बदलाव, जिसका हम लोग शुरू में ही जिक्र कर रहे हैं कि राजनीतिक बदलाव जो है वो दिखाई पड़ेगा। और इसके बाद सारी दलों को समीक्षा करनी पड़ेगी आने वाले समय में कि उनकी राजनीतिक बीजेपी में बहुत बड़े फेरबदल हो सकते हैं, क्योंकि इस बात पर मंथन तो केंद्रीय नेतृत्व भी करता नजर आएगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जहां पर 4 टर्म तक सुभाष जी जीत रहे थे, वहां पर अगर उनकी पत्नी को टिकट दिया गया तो भी ये जीत क्यों नहीं हासिल हुई। इस पर भी मंथन और उसके रिप्लिकेशंस नजर आ सकते हैं। लव कुमार जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जेडीयू नेता। लव कुमार जी, क्या इस जीत के पीछे नीतीश कुमार का काम आपको नजर आता है, या अगर जीत या हार जो होती है उसके लिए सीधे तौर पर आप ये मानेंगे कि तेजस्वी का चेहरा, तेजस्वी की मेहनत, तेजस्वी का बढ़ता कद, और जिस तरीके से आरजेडी बार बार कह रही है कि भाई रोजगार, ये सिर्फ तेजस्वी नहीं, जब आप इस नए गठबंधन में नहीं थे तब भी रोजगार की चर्चा उनकी तरफ से ही की जा रही थी, अब जब गठबंधन में आए तब भी उन्होंने ही रोजगार को फोकस किया, और वो तमाम चीजें सामने आ रही हैं। ये दावा आरजेडी का है, ये असर है। देखिए विवान, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने हमेशा बिहार की बेहतरी के लिए काम किया है और आगे भी बिहार की बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे। नीतीश कुमार जी ने जिस गठबंधन के साथ हाथ थामा है, बिहार की जनता ने उस गठबंधन को मुहर लगाया है। वो चाहे 15 का चुनाव हो, उसके पहले का 5 का चुनाव हो, 10 का चुनाव हो, आपने देखा होगा लगातार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही बिहार में उत्तरोत्तर विकास होता रहा है और आगे भी विकास होता रहेगा। ये गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है। एक आदमी के लीडरशिप के साथ साथ हमारे यहाँ 7 दलों का गठबंधन है और सबको साथ लेकर चलने की कवायद नीतीश कुमार जी ने करी है। वो बिहार से निकलेगा। ये उपचुनाव का परिणाम सिर्फ बिहार को प्रभावित नहीं करेगा, ये पूरे देश को प्रभावित करेगा।
और आपको मैं बता दे रहा हूं, दावे के साथ बता रहा हूं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में एक जो बयार बही है, विकास की बयार बही है, आने वाले समय में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में देश में विकास की बयार बहेगी। आप आने वाले समय में देख लेंगे विभा जी। लव जी, जो रुझान इस वक्त आ रहा है, जो रुझान आ रहे हैं गोपालगंज से, उसे आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये तो शुरुआती रुझान है। मैंने पहले ही कहा है कि दोनों की दोनों सीटें पर हमारी जीत होगी, हमारे प्रत्याशियों की जीत होगी, क्योंकि हमारे काम के आधार पर जनता ने मुहर लगाया है और निश्चित तौर पर जीत हमारी ही होगी। ये तो पहले राउंड का रुझान है। जैसे जैसे समय बढ़ते जाएगा वैसे वैसे मार्जिन भी बढ़ते जाएगा। आप देखते रहेंगे कि मोकामा से रुझान नहीं है, मोकामा में भी जैसे ही रुझान आएंगे महागठबंधन के प्रत्याशी वहां से आगे निकलते हुए नजर आएंगे। साधु यादव की पत्नी चुनावी मैदान में आ जाती हैं, एआईएमआईएम कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं। इस चीज ने कहीं ना कहीं कुछ समीकरण में कुछ फेरबदल तो नहीं कर दिया, कुछ वो परेशानी तो नहीं खड़ी कर दी? देखिए, जनता बहुत जागरूक है विभा, और जानती है कि किसके नेतृत्व में और कहां वोट देने से बिहार सशक्त होगा। बिहार में जो विभाजनकारी तत्व है उसको सर उठाने का मौका नहीं मिलेगा। उनके सर कुचलने का काम हमेशा नीतीश कुमार जी ने किया है, और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के जनता को विश्वास है, और किसी को भी खड़ा कर देने से, कहीं खड़ा कर देने से महागठबंधन के वोट पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और अभी परिणाम आएंगे तो परिलक्षित हो जाएंगे आपको देखने से। ठीक है, कुछ उम्मीदवार खड़े होते हैं तो उनका भी कुछ ना कुछ वोट कटता है। निश्चित तौर पर हमारा कुछ ना कुछ वोट कट सकता है, पर अंततोगत्वा हम बहुत अच्छी स्थिति में है और अच्छे मार्जिन के साथ हम चुनाव जीतेंगे विभा। और मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों पर पानी फिर जाएगा, और निश्चित तौर पर जो विभाजनकारी तत्व है उनको मुंह की खानी पड़ेगी। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सबका साथ है, और सबको सामूहिक रूप से साथ लेने की कला जो नीतीश कुमार जी में है, सब क्षेत्रों में जो विकास करने की कला है नीतीश कुमार जी में, जनता निश्चित तौर पर उनके काम पर मुहर लगाती रही है और आगे भी मुहर लगाती रहेगी। बिल्कुल, एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को देते चले। मोकामा को लेकर चूंकि हम सब इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि गोपालगंज में 2 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। रुझान क्या कह रहे हैं वो हमने अपने दर्शकों को बता दिया कि मोहन प्रसाद गुप्ता इस वक्त रुझानों में, बैलेट की काउंटिंग के बाद रुझानों में आगे चल रहे हैं, लेकिन मोकामा को लेकर इंतजार है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त मोकामा को लेकर के भी ये इस वक्त सामने आ रही है कि पहले राउंड की वहां पर गिनती जो है वो अपने अंतिम चरण में, यानी कि थोड़ा इंतजार कीजिए। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर सबसे पहले मोकामा के रुझान भी आपको नजर आएंगे। अजय यादव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि महिला कैंडिडेट, एक बदलाव तो बिहार की सियासत में जरूर बेहतर नजर आता है कि महिला कैंडिडेट, अगर रिप्लेसमेंट की बात आती है या फिर किसी भी जगह पर उत्तराधिकार की बात हो या दायित्व की बात हो या रिप्रेजेंटेशन की बात हो, महिला कैंडिडेट अब बढ़ चढ़ कर आगे आ रही है, विश्वास भी जनता उन पर कर रही है। इसके पीछे की बड़ी वजह आपको क्या नजर आती है? देखिए, महिला कैंडिडेट पे तो लगातार ही विश्वास रहा है। आप अगर राजद की बात करें तो हमारी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी रही हैं, एक महिला कैंडिडेट थी, काम भी बहुत अच्छा की, कुछ ऐसा काम वो की जो महिला के हक, जो कामकाजी महिलाओं के हक में था। तो राजद तो हमेशा ही महिला कैंडिडेट को प्रमोट करती रही है, सबसे ज़्यादा टिकट भी राजद ही बांटती रही है। नीतीश कुमार जी भी महिला सशक्तिकरण की बात करते रहे हैं, लड़कियां पढ़े, आगे बढ़े, उस पर काम करते रहे। तो ये तो दोनों ही पार्टी है, ये चाहती है कि महिला बढ़े, और अगर आज महिला पे और इसी वजह से महिला का विश्वास भी जागा है, जनता का विश्वास भी महिलाओं पे हुआ है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और बिहार इस बार बदलाव की ओर बढ़ चुका है। इस बार जिस तरह से तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी एक साथ आए हैं और बिहार को जिस तरह से बीजेपी के हाथों से बचाया गया है, तो पूरे देश में एक मैसेज गया है कि बदलाव बिहार से ही शुरू होने वाला है और शुरू हो गया है। और अभी भी जो चुनाव हुए हैं, इसकी जो रिजल्ट आएगी, ये भी लोकसभा पे बहुत प्रभावित करने वाली है। तो एक जो चेंज की जो एक लहर बह चुकी है, वो नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी द्वारा वो कंटिन्यूड रहेगा, और आप रुझान दिखाते रहें, और हमें खुशी हो रही है कि रुझान महागठबंधन की ओर। बिल्कुल, तो गोपालगंज में 2 राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है, लेकिन मोकामा के लिए इंतजार करना होगा। कुछ ही वक्त बाद मोकामा के पहले राउंड की गिनती पूरी हो जाएगी, और रुझान किस तरीके से सामने आते हैं वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। और इसीलिए हम बार बार जिस फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, जिस डेटा की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ मोकामा 2022 उपचुनाव के नतीजे या रुझान जो है वो अभी ब्लैंक है, खाली है, लेकिन वहां पर बहुत जल्द आपको
आगे कौन या पीछे कौन, उसकी स्थिति नजर आ जाएगी। 2020 के आंकड़े आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। मुकेश जी, जाति बिहार की सियासत की कड़वी सच्चाई कह लीजिए, या फिर ये वो सच्चाई बन गई है जिसे अब नकारा नहीं जा सकता है, और ये सबसे अग्रगणी होता है जब भी कैंडिडेट का चुनाव हो। पार्टियां जब भी कुछ भी तय करती हैं, जो कैलकुलेशन बैठाती हैं, जिस अंक गणित की बात हम करते हैं, वो कैलकुलेशन का आधार ही जाति होती है। तो क्या इस जाति के फैक्टर से ही अब सारी कुछ जो है सियासत के तौर पर और पार्टियों के तौर पर तय की जाती हैं, और यही यहां पर हर चीज को तय करने में सबसे महत्वपूर्ण है? बिल्कुल, यह जो सच्चाई जो है, जो जातिगत हमारी पूरी राजनीतिक व्यवस्था है, तो 70 के दशक से लेकर अभी तक कुल मिलाकर बिहार की राजनीतिक जाति और जातीय ध्रुवीकरण के आधार पे स्थापित रही। इसी पे हमारे प्रत्याशियों का चयन हुआ, इसी के आधार पे मतगणना हुई, वोट बैंक जो हमारा उसी के आधार पे बना, और इसको अभी अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। चाहे इसके बारे में बताया जाए या लिखा जाए या इस बात का आंकलन किया जाए कि बदलाव दिखाई दे रहा है, नई चीज़ें, नया समीकरण बन रहा है, लेकिन जो सच्चाई है बिहार के परिप्रेक्ष्य में, वो जातीय और जातीय ध्रुवीकरण और जातीय समीकरण जो है वो होगा, और राजनीतिक दल इसको पूरी तरह स्वीकार करते हैं और इसके प्रति समर्पित रहते हैं, और हर एक जगह इसी बात को लेकर आगे हम राजनीतिक चुनाव हो या पार्टियों का अपना जो अंदर का उनका स्ट्रक्चर हो, वो उस पर तय खड़ा होता है। लेकिन दूसरी तरफ जो महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई दे रहे हैं विभा जी, कि एक बड़ा वर्ग जो है, युवाओं का वर्ग इस 4 दशक में राजनीतिक समीकरण में आया है, तो क्या उसी जातीय आधार पर चलेगा? क्योंकि ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, ये इनके सपने अलग हैं, इनके काम करने का ढंग अलग है, तो यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसा आप जिक्र कर रही थी मोकामा में, कि मोकामा और बेगूसराय अगर 60 के दशक में देखेंगे तो यह इंडस्ट्रियल हब था, औद्योगिक एक बड़ा क्षेत्र था, और गंगा के उस तरफ जो बरौनी का इलाका था, जो बेगूसराय का इलाका था, वहाँ पे बड़ी कंपनियाँ, सरकारी कंपनियाँ काम कर रही थी, चाहे वो फर्टिलाइज़र की कंपनी हो, चाहे वो और दूसरी कंपनी हो, रिफाइनरी हो, बिजली उत्पादन की व्यवस्था हो, और ठीक उसके दूसरी तरफ, गंगा के दूसरी तरफ जो मोकामा का क्षेत्र था, वहाँ पे बड़े प्राइवेट सेक्टर्स के यूनिट्स लगे हुए थे जो बड़े रोजगार का सृजन करते थे, जैसे कि बाटा की फैक्ट्री थी, जैसे कि ब्रेवरीज थी, और तंबाकू का पूरा वो इलाका होता था। तो बड़ा महत्वपूर्ण ये एक व्यवस्था की गई थी 60 के दशक में। लेकिन अगर आप उसका भी आंकलन करती हैं तो ये पूरा इलाका जो है औद्योगिक क्षेत्र से मुक्त हो चुका है, उसको सर्वाइव पुनर्जीवन करने की कोशिश की गई है बेगूसराय में, लेकिन मोकामा इससे प्रभावित रहा है, मोकामा इससे अछूता रहा है। बिल्कुल, इसीलिए इस वक्त एक छोटा सा अंतराल हम ले रहे हैं, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो एजा जी से पूछूंगी कि जब बार बार जीत मिल रही है तो मोकामा की छवि वो क्यों नहीं इंडस्ट्रियलिस्ट के तौर पर, इंडस्ट्रियल एरिया के तौर पर, विकास के तौर पर, जब मुद्दों की सियासत की बात आप करते हैं, विश्वास की बात करते हैं। एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ। उपचुनाव में किसकी बहार, नतीजे, रुझान, सब कुछ सबसे पहले सबसे सटीक और विश्वसनीय तरीके से न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर एक छोटा सा अंतराल।